ये कहानी न्यूयॉर्क शहर की है, जहां पर परमाणु हमला हो जाता है, जिस वजह से 8 लोगों को एक खास बंकर में शेल्टर लेना पड़ता है। पर वहां पर सरवाइव करना इतना आसान नहीं है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द डिवाइड। न्यूयॉर्क शहर, जहां पर बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, वहीं एक बिल्डिंग की अपार्टमेंट की खिड़की पर ईवा नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो ये सब कुछ देख रही होती है। और तभी न्यूयॉर्क में परमाणु विस्फोट होता है, जिस वजह से ईवा का जो बॉयफ्रेंड होता है उसे अपने साथ बिल्डिंग के नीचे बने बेसमेंट में ले जाता है, जहां पर माइकी नाम का आदमी दरवाजा बंद कर देता है। वो चारों तरफ टेप लगा देता है ताकि बाहर से रेडिएशन अंदर ना आए। यहाँ पर पहले से 6 लोग होते हैं, जिन्हें बाहर से लोगों के रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। माइकी सबको बताता है कि अगर किसी ने यहाँ से बाहर जाने की कोशिश की तो वो जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि बाहर परमाणु विस्फोट की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, हर तरफ रेडिएशन है। और जल्दी ने एहसास होता है कि जिस बिल्डिंग के बेसमेंट में सब के सब छुपे हुए हैं, वो बिल्डिंग गिर चुकी है। ये बंकर माइकी का ही है। उसने खास इस बंकर को अपने रहने के लिए बनाया है। वो शुरू से यहीं पर रहता है। शायद उसे इस तरह के खतरे का आभास पहले से था, पर अब इनमें से किसी को कुछ नहीं पता कि इन्हें यहाँ पर कब तक रहना होगा। इनमें एक छोटी बच्ची भी होती है जिसका नाम वेंडी है। वो बाहर जाने की जिद करती है, पर माइकी उससे डरा देता है, इसीलिए वो अपनी मॉम के पास चली जाती है। सब पूछते हैं कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, लेकिन माइकी किसी की बात का कोई जवाब नहीं देता। बस इतना ही कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा, क्योंकि वो पहले भी इस तरह की सिचुएशन में जापान में रह चुका है, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु विस्फोट किए थे। मजबूरी में सबको माइकी की बात माननी पड़ती है, लेकिन इस बेसमेंट में सरवाइव करना इतना आसान नहीं है। ईवा सबसे पूछती है क्या किसी के फोन पर नेटवर्क आ रहा है। किसी के फोन में नेटवर्क नहीं होते। यहाँ पर एक ब्लैक अमेरिकन है जिसके पास रेडियो फोन है। वो बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इन्हें यहाँ पर कुछ दिन हो जाते हैं, जिसके बाद जॉश और उसका दोस्त जिसका नाम बॉबी है, ये दोनों के दोनों यहाँ पर बोर हो चुके हैं, इसीलिए तय करते हैं कि ये यहाँ से बाहर जाएंगे। ये दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइकी इन दोनों को डरा देता है, जिसके बाद वो दरवाजे को नहीं तोड़ते। ईवा नोटिस करती है कि इस बेसमेंट में एक खास तरह का रूम है जहां सिर्फ माइकी जा सकता है। उसके अलावा उस रूम में किसी और को जाने की इजाजत नहीं है। वहीं जॉश हर रोज एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुका है, इसीलिए आज वो खाने को फेंक देता है, जिससे माइकी को बहुत गुस्सा आता है। ये सब के सब एक सामने इकट्ठा हो जाते हैं और तभी इन्हें एहसास होता है कि बाहर से कोई दरवाजे को काट रहा है। ये सब के सब खुश हो जाते, इन्हें लगता है कि कोई इन्हें बचाने के लिए अंदर आना चाहता है। लेकिन जब दरवाजे को तोड़कर वो आते हैं तो वहां पर 5 सोल्जर्स होते हैं, जिन्होंने बायोहेजार्ड सूट्स पहने होते हैं, जो कि रेडिएशन से उन्हें बचाता है। और अब वो वेंडी को पकड़कर उसकी गर्दन में कुछ इंजेक्ट करते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। हालांकि उसकी मॉम ऐसा करने से उन्हें मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। जिसके बाद ये वेंडी को एक बैग में रखकर यहाँ से ले जाते हैं। 2 सोल्जर वेंडी को अपने साथ ले जाते हैं, पर 3 यहीं पर रह जाते हैं। ये उनके ऊपर हमला करके उन तीनों को मार देते हैं। पर इस मुठभेड़ में जॉश का भाई, जो इन 8 में से एक है, वो भी जख्मी हो जाता है। वहीं वेंडी की मॉम वेंडी के यहाँ से जाने से बहुत परेशान है। वो खुद भी बाहर जाना चाहती है, पर इससे पहले कि वो मेन दरवाजे को खोलती, उसे ये देख लेते हैं, जिसके बाद जबरदस्ती उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बाहर का दरवाजा अगर ज्यादा देर तक खुला रह गया तो सारा रेडिएशन अंदर आ जाएगा, जिससे इन सब की मृत्यु हो जाएगी। अभी वो सोल्जर के सूट को निकालते हैं, जिसे देखने के बाद माइकी कहता है कि मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क के ऊपर जो हमला हुआ है वो अरब देशों ने किया है, जो अब यहाँ पर बचे हुए लोगों को मारना चाहते हैं। इनके साथ जो ब्लैक अमेरिकन होता है वो रेडियो से बाहर की दुनिया में जो सर्वाइवर्स हैं उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा होता है। माइकी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से हम सब के सब एक बार फिर से फंस सकते हैं। तुम्हारी रेडियो की वजह से दुश्मन को हमारी लोकेशन
रेडिएशन का पता चल सकता है, इसीलिए उसे अपने रेडियो को बंद करना पड़ता है। वहीं ईवा वेंडी की मॉम के पास जाती है, जो कि वेंडी के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इनके पास एक ऐसा सूट है जिसे पहनकर ये बाहर जा सकते हैं, क्योंकि उसे पहनने के बाद उसके अंदर जो इंसान है उसके ऊपर रेडिएशन का कोई भी असर नहीं होगा। ईवा कहती है कि मैं बाहर जाऊंगी, बाहर जाकर मैं अपने देश की आर्मी को ढूंढूंगी ताकि वो हमारी मदद कर सके। लेकिन ये ईवा को बाहर जाने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि इन्हें शक है कि ईवा सूट पहनकर हमेशा के लिए यहाँ से चली ना जाए। इसीलिए सब तय करते हैं कि जॉश को ये बाहर भेजेंगे, क्योंकि जॉश का जो दोस्त है उसे गोली लगी है, वो अब भी अंदर ही है और वो अपने दोस्त को बचाने के लिए जरूर आएगा। और अब ये जॉश को सूट पहनाते हैं। जॉश उस सूट को पहनकर जब बाहर जाता है तो वो देखता है कि दरवाजे के बाहर एक टनल बना दी गई है जो कि एक लैब तक जाती है। वो उस टनल से होता हुआ लैब में पहुंच जाता है, जहां पर दो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं। उन दोनों ने उसी तरह का सूट पहना है जिस तरह का सूट जॉश के पास है, इसीलिए वो जॉश को नहीं पहचान पाते। और अब जॉश भी वहां जाकर खड़ा हो जाता है। दरअसल वो देखना चाहता है कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जॉश देखता है कि वहां पर कुछ बच्चों के बाल है, साथ ही कैप्सूल्स के अंदर बच्चों को रखा गया है जो सब के सब बेहोश हैं। इनमें वेंडी भी होती है, जिसे देखकर वो रेस्टलेस हो जाता है, जिस वजह से वहां पर जो दो लोग होते हैं वो पहचान जाते हैं कि ये हम में से एक नहीं है, इसीलिए वो उसका पीछा करते हैं। लेकिन जॉश भागता हुआ वापस बेसमेंट में आ जाता है। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। वो सबको बताता है कि बाहर कुछ नहीं बचा, वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। साथ ही वो वेंडी की मॉम की तरफ देखकर उससे माफी मांगता है कि मैं तुम्हारी बेटी को वापस नहीं ला पाया। और तभी बेसमेंट के दरवाजे के बाहर कुछ लोग आ जाते हैं जो बाहर से पूरे दरवाजे को वेल्ड कर देते हैं ताकि कोई भी बाहर ना आ पाए। इन्हें कुछ समझ नहीं आ पाता कि बाहर जो लोग हैं वो कौन है, वो इनसे क्या चाहते हैं। वहीं कुछ दिन और बीत जाते हैं। जिन सोल्जर्स को इन्होंने मारा था अब उनकी बॉडी सड़ रही होती है, जिस वजह से पूरे बेसमेंट में बदबू होती है। माइकी कहता है कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा, जिसके बाद वो जॉश के दोस्त के साथ मिलकर इन तीनों डेड बॉडीज को ठिकाने लगा देता है, यानी कि उन्हें वहीं बेसमेंट में कहीं दफना दिया जाता है। कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन माइकी की नजरों से बचते हुए ये सब के सब माइकी के उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। दरअसल इनका खाना खत्म हो चुका है। इन सबको लगता है कि माइकी ने अपने उस रूम में खाना छुपा कर रखा है। और जब ये उस रूम के अंदर जाते हैं तो वहां पर न्यूज़पेपर की बहुत सारी कटिंग्स होती हैं जो दीवार पर चिपकाई गई हैं। इनमें से एक कटिंग 9/11 की भी होती है। साथ ही माइकी के परिवार की फोटोज भी। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि माइकी इस तरह से यहाँ पर क्यों रहता है। और तभी यहाँ पर माइकी आ जाता है जो सबको अपने कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। वो कहते हैं कि हम यहाँ पर खाने की तलाश में आए हैं। माइकी कहता है कि खाना खत्म हो चुका है, अगर मेरे पास खाना होता तो मैं तुम्हारे साथ उसे बांट कर जरूर खाता। लेकिन ये माइकी की बातों पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि अब हम तुम्हारे साथ इसी रूम में रहेंगे। वहीं वेंडी की मॉम को दिखाया जाता है जिसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, इसीलिए जॉश का दोस्त उसका सहारा बनता है। इन दोनों का अफेयर हो जाता है, जिस वजह से उसकी अपनी बेटी की यादें जो उसकी दिमाग में होती है वो कुछ हद तक कम हो जाती है। पर हर बीतते दिन के साथ इनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इनकी सबसे बड़ी परेशानी खाना है और अब भी कुछ लोगों को लगता है कि माइकी ने खाना छुपा रखा है। इनके साथ जो ब्लैक अमेरिकन होता है उसके पास एक गन होती है। दरअसल वो एक सिक्योरिटी ऑफिसर था, किसी को नहीं पता था कि उसके पास गन है। और अब वो अपनी गन लेकर माइकी के कमरे में जाता है, जहां पर वो देखता है कि उसके कमरे में एक सीक्रेट दरवाजा है जिसके अंदर बहुत सारा खाना है। वो माइकी के ऊपर गन तान देता है, पर इससे पहले कि वो माइकी को मारता, माइकी उसी की गन छीन कर उसे मार देता है। ईवा भी ये सब कुछ देख लेती है। दरअसल वो उस ब्लैक अमेरिकन का पीछा कर रही थी। वो बाकी सभी लोगों को यहाँ पर बुला लेती है। वो सब के सब माइकी को पकड़कर एक चेयर से बांध देते हैं। सबको पता चल चुका है कि यहाँ पर एक सीक्रेट रूम है जिसके अंदर खाना है और अब वो उस सीक्रेट रूम का कोड माइकी से पूछते हैं। हालांकि वो कोड नहीं बताना चाहता, लेकिन जब उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है तो वो कोड बता देता है और अब इनके पास खाने की कई दिनों की सप्लाई आ जाती है।
लेकिन अब जैसे जैसे दिन बीत रहे होते हैं अंदर भी रेडिएशन फैलना शुरू हो जाता है, जिससे इनके दिमाग पर असर हो रहा होता है। जॉश और उसका दोस्त जो होता है दोनों के दोनों वेंडी की मॉम को फिजिकली अब्यूज कर रहे होते हैं। साथ ही दोनों के दोनों खाने वाले रूम पर अपना कब्जा कर लेते हैं। यहाँ पर जॉश का जो भाई है जो कि जख्मी हुआ था वो अब तक पूरी तरह से नॉर्मल है, इसीलिए वो ईवा का साथ देता है। साथ ही मिकी जो अब तक चेयर से बंधा हुआ है वो ईवा से कहता है कि तुम मुझे खोल दो, पर ईवा ऐसा करने से मना कर देती है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें खाने के बारे में बताने वाला था, लेकिन इससे पहले तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो जो खाने का स्टोर रूम है वहां पर मेरी एक गन है, तुम उस गन को वहां से हासिल कर सकती हो, ताकि जॉश और उसका जो साथी है जो दोनों अपनी मनमानी कर रहे हैं हम उन दोनों को रोक सकें। ईवा उसे नहीं खोलती, लेकिन वो गन हासिल करना चाहती है। इसीलिए यहाँ पर उसका एक साथी होता है जिसका नाम सैम है, जिसे वो हमेशा से पसंद करती थी। उसे गन लाने के लिए स्टोर रूम में भेजती है। वही हमें जॉश और उसके साथी को दिखाया जाता है जो अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो बैठे हैं। वो दोनों अपने बाल काट देते हैं। साथ ही उनके साथ जो वेंडी की मॉम थी उसे भी वो मार चुके हैं। जो ईवा देख लेती है, ये देखकर वो डर जाती है। उसे पता चलता है कि जॉश का जो साथी है वो स्टोर रूम में बैटरी लेने के लिए गया है। वो नहीं चाहती कि जॉश भी वहां पर जाए, इसीलिए वो जॉश को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। पर जब जॉश अपनी हद को पार करने की कोशिश करता है तो वो उसे रोकती है। जॉश इससे गुस्से में आ जाता है। वो उसके सर पर वार करता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाती है और अब वो उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता है। वहीं हमें ईवा के साथी को दिखाया जाता है जिसे गन मिल जाती है, पर वहां पर जॉश का दोस्त पहुंच जाता है। पर इससे पहले कि वो ईवा के साथी सैम के ऊपर हमला करता, सैम उस पर गन तान देता है। वहीं जॉश जो ईवा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है, वहां पर उसका भाई आ जाता है जो उसे ऐसा करने से रोकता है। लेकिन अब यहाँ पर सैम भी जॉश के साथी को गन पॉइंट पर लेकर बाहर आ चुका है। ईवा कहती है कि उसे मार दो, लेकिन वो उस पर गोली चलाने से डर रहा होता है। गलती से वो गोली जॉश के भाई को मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके हाथ से गन छूट जाती है। इसीलिए जॉश का जो दोस्त है वो उसके ऊपर हमला कर देता है। और इससे पहले कि वो सैम को मारता, ईवा उसके ऊपर हमला करके उसे मार देती है। जॉश अपने भाई की मृत्यु से पूरी तरह से अपना आपा खो बैठता है, इसीलिए वो ईवा के साथी सैम को मार देता है। अब वो ईवा को भी मारना चाहता है। ईवा भागकर उस जगह आ जाती है जहां पर माइकी है। वो माइकी को आजाद कर देती है। माइकी आजाद होते ही जॉश को गोली मार देता है, लेकिन मरने से पहले जॉश इस जगह पर आग लगा देता है ताकि उसके साथ साथ ईवा और माइकी दोनों के दोनों मारे जाएं। माइकी ने ईवा को बताया था कि यहाँ पर जो टैंक है जिसमें वेस्ट मटेरियल जाता है वहां से बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन इनके पास एक ही सूट है, यानी कि इन दोनों में से एक ही बाहर जा सकता है। इसीलिए ईवा सूट लेकर भागकर उस कमरे में चली जाती है जहां पर वो टैंक होता है। वो जल्दी से सूट पहन लेती है। बाहर से माइकी दरवाजे को नॉक कर रहा होता है क्योंकि बाहर चारों तरफ आग फैल रही है। माइकी को समझ में आ जाता है कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है, इसीलिए अपने आखिरी वक्त में वो अपनी पत्नी और बेटी को याद करता है। वहीं हमें ईवा को दिखाया जाता है जो उस गंदगी के टैंक से होते हुए बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो शहर का नजारा देखती है जहां पर चारों तरफ धुएं का बादल है। ये शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उसे नहीं पता कि उसे अब कहां जाना है। उसके सामने एक अनजान रास्ता है। इस कहानी में एक सबसे बड़ा सवाल है कि इनके बंकर के बाहर जिसने टनल बनाई थी वो कौन लोग थे और वो किस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो वेंडी को अपने साथ पकड़कर क्यों ले गए। अगर आपके पास इसका कोई जवाब है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।